हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे कैलाश करियर एकेडमी में। और मैं आपका अपने टीचर ऋषु तिवारी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस चैप्टर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं आज का फर्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ। और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं और जो मेन हमारे कूलम्स लॉ से बनने वाले न्यूमेरिकल हैं विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? हमारा फर्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज। और देखें इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, सबसे पहले यही समझेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, हम लोग पहले एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, हमारा ए ऑब्जेक्ट है और ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे या फिर रिपेल करे। जब ऑब्जेक्ट ए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे, तो अट्रैक्ट करने या रिपेल करने की जो इसकी प्रॉपर्टी है, मींस जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट ए की, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन या प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन, तो उस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन, तो इस प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। डेफिनेशन बहुत सिंपल आएगी। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं, कई जगह पे हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और मोस्ट ऑफ द जगह पे हम लोग इसको स्मॉल क्यू से लिखते हैं। और इसका यूनिट होता है कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम और इसकी डायमेंशन होती है 80। और इलेक्ट्रिक चार्ज का एक और यूनिट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैट कूलम। कई कॉमर्शियल यूनिट भी होते हैं जैसे ESU, EMU, ठीक है, ऐसे कई सारे यूनिट भी होते हैं। डायमेंशन इसकी 80 होती है और इसके नोट पॉइंट भी आप ले सकते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, और इस प्रॉपर्टी से ये पहला ऑब्जेक्ट जो ए होगा जिसकी ये प्रॉपर्टी होगी, ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसका यूनिट होता है कूलम, स्टेट कूलम, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसका डायमेंशन होता है 80 और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसके आगे हम लोग आगे देखते हैं। देखें, और इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स में, तो इससे पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है और जैसा कि हमें पता है कि एवरी ऑब्जेक्ट जो है विच इज़ मेड ऑफ एटम्स। तो यदि मान लो एक ऑब्जेक्ट का बहुत छोटा सा पार्टिकल है और ये एक एटम का काम कर रहा है, तो एटम है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व होते हैं, और प्रोटॉन जो होता है उसके न्यूक्लियस में सेंटर्ड होता है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, आपका मूवेबल है, यानी कि मोशन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकता है एटम में, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं। और कोई भी एटम अपनी नॉर्मल स्टेट में हमेशा कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। और जैसे कि हम यहाँ देखें कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ए है और हमने इस ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स
हमने निकाल दिए हैं। यानी कि इस ऑब्जेक्ट ए ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है इससे। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसमें कौन से हमारे पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, यानी कि प्रोटॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रॉन के जाने से प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, तो यानी कि इस पे कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। और सेकंड में ले लें कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसी ऑब्जेक्ट को क्या होते हैं, गेन होते हैं, क्या होते हैं, गेन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो यहाँ पे किसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड टाइप है नेगेटिव चार्ज। मीन्स हमारा फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड टाइप हमारा है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन हमारा गेन होगा किसी ऑब्जेक्ट पे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जिसके बेसिस में हमारे दो टाइप के चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें से हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज कैसे एसोसिएट होता है मास से, यानी कि मास होने पे चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा और नहीं होगा तो क्या होगा। तो एक बात जाने, सबसे इम्पोर्टेंट ये बताइए कि यदि मास ही नहीं होगा तो क्या किसी ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस हो सकता है। जब मास नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा विदाउट मास। अच्छा, यानी कि चार्ज के एग्जिस्टेंस के लिए किसी ऑब्जेक्ट का मास होना जरूरी है। और क्या इफेक्ट पड़ता है चार्ज कम होने पे, ज्यादा होने पे, या ट्रांसफर ऑफ चार्ज होने पे। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो बताइए ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। जैसा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास 9.1 × 10⁻³ kg होता है। मीन्स कुछ ना कुछ बहुत छोटे स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का मास होता है और एग्जिस्ट करता है। जब एग्जिस्ट करता है तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लूज होने पे मास भी क्या होगा, कुछ ना कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि मास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यदि मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब गेन होंगे तो गेन होने पे क्या होगा, मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि मास ऑब्जेक्ट का डिक्रीज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और इंक्रीज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। यानी और दूसरी बात, आपका विदाउट मास आपका चार्ज जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आगे हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन ध्यान दें। मान लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड मीन्स है कि इसमें कोई एंटर नहीं कर सकता, इसमें जो चीजें होंगी वो बाहर नहीं जा सकती, और इसमें कई पॉइंट्स पे डिफरेंट आपका चार्ज रखा हुआ है। कई सारे पार्टिकल्स ले सकते हैं,
ये पार्टिकल अपना डिफरेंट डिफरेंट चार्ज लिए हुए हैं, कैरी किए हुए हैं, और इनके बीच ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। तो जो पहले इसका नेट चार्ज होगा, जो आपका नेट चार्ज पहले होगा, और ट्रांसफर होने आपस में ट्रांसफर होने के बाद चार्ज का जो नेट चार्ज होगा इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या होगा? सेम रहेगा, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remain constant मीन्स है कि जो नेट चार्ज है वो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कभी भी चेंज नहीं होगा। उसके अंदर का टोटल चार्ज, नेट चार्ज जो है वो सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज होंगे वो कभी भी क्या होंगे? कम या ज्यादा नहीं। ट्रांसफर होगा वो 100% इफिशियंसी में होगा, 100% होगा, कभी भी यहाँ पे लॉस ऑफ चार्ज नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जो चार्ज है, चार्ज इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर का जो टोटल चार्ज होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर आगे देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देखेंगे, मान लीजिए कि हमारा ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए है और ये हमारा ऑब्जेक्ट बी है, और एक से दूसरे में हमारा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो जो चार्ज है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब ट्रांसफर होता है तो किस फॉर्म में होता है ट्रांसफर? अमाउंट क्या होता है या मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा? तो मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली ये है कि जब भी कोई चार्ज ट्रांसफर होगा, उस चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने साथ मिनिमम अमाउंट जो है चार्ज का, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ इतना अमाउंट ऑफ चार्ज ले जा सकता है। ट्रांसफर होते समय इलेक्ट्रॉन अपने साथ इतना चार्ज कैरी करेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो उतना ही इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होंगे? एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी नहीं होगा कि कभी कहा जाए आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। हमेशा ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n होगा, वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी, एक इंटीजर नंबर होगा। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीजर नंबर होगा, और एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ इतना अमाउंट लेकर जाएगा। यानी कि डेफिनेशन में देखेंगे कि द ट्रांसफरेबल चार्ज is multiple of minimum amount of charge, यानी कि जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के नंबर और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होगा। जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? एक इंटीजर वैल्यू होंगे। तो यहाँ पे आप जो ट्रांसफरेबल चार्ज है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज का, जहाँ n जो है वो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
और ई हमारा जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज है। यहाँ से हमारा एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए इक्वेशन बनता है। और इसके बाद हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, इसको तब तक नोट कर लीजिए। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है कि हमारा चार्ज जो है वो कैसे वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी का क्या इफेक्ट है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, मान लीजिए जो चार्ज है वो रेस्ट पे है। किस स्टेट में है? रेस्ट के स्टेट में है, वेलोसिटी जीरो है। तो जो चार्ज है वो अपने अराउंड में क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी चार्ज जब रेस्ट पे हो गया तो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड पॉइंट, मान लीजिए चार्ज जब भी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो, क्या हो? जो चार्ज की वेलोसिटी है वो कैसे हो? कांस्टेंट हो। तब चार्ज अपने अराउंड में हमेशा इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। जब भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें, जब भी चार्ज एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो, तो फिर क्या होगा? तब चार्ज के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे, जब चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। जब चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और जब भी चार्ज हमारा एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे इससे हमें ये रेफरेंस मिलेगा, जब भी चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, इसे बोलेंगे स्टैटिक चार्ज। और इस स्टैटिक चार्ज पे हमें स्टार्टिंग के 2 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। जब भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा तब हमें पढ़नी होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं। सबसे लास्ट चैप्टर है हमारा फर्स्ट पार्ट के फिजिक्स का, नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें ही आगे हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो इसमें से फर्स्ट जो टाइप है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी, इसमें जो चार्ज है वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूट होगा। लीनियर का मतलब है, मान लीजिए कोई ये रॉड है और इस रॉड का लेंथ स्मॉल l है। तो जब चार्ज इसको दिया जाएगा तो इसके सरफेस पे चार्ज ऐसे ही यूनिफॉर्मली इसकी लेंथ पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो चार्ज है इसके टोटल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फैल गया है, तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लैम्डा से और इसका फॉर्मूला होता है Q/N। और इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड on per unit length of a conductor। जो लैम्डा हमारा है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा का यूनिट जो होता है वो हमारा कूलम पर मीटर होता है और इसका डायमेंशन होता है
L-1 AT। इसी में हमारा दूसरा टाइप आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस, एक कोई सरफेस ले लीजिए या फिर कोई हमारा ये स्फीयर है, ये हमारा शीट है, और इस शीट के पूरे सरफेस पे, इसके टोटल एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस टोटल एरिया पे चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। या कोई एक स्फीयर लें और स्फीयर के टोटल सरफेस पे हमारा चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे। तो जब भी हमारा जो चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसका कुछ एरिया होगा, यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया होगा, तो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल Q अपॉन A, जहाँ पे सिग्मा हमारा डिनोट करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को, Q हमारा टोटल चार्ज है, A हमारा सरफेस का एरिया है। इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं आप, द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड on per unit area of surface। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन होता है L-2AT। इसी में हमारा थर्ड टाइप आता है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का जो अच्छा कंटेंट लगा हो उसके लिए आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं इसका थर्ड टाइप, जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थर्ड पॉइंट है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज का वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए हमने एक सिलेंडर ले लिया है या कोई एक स्फीयर ले लिया है, और ये सॉलिड सिलेंडर है, तो सिलेंडर के सरफेस पे भी, उसके अंदर वॉल्यूम में भी हमारा चार्ज क्या हो, फैला हुआ हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सरफेस पे भी हो। तब कहा जाता है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा वॉल्यूम में है पूरे। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, और फॉर्मूला होता है इसका Q अपॉन V। यहाँ पे V जो है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी डेफिनेशन होगी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। हमारा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशन है L-3AT। यहाँ पे हमारा तीन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। फर्स्ट हमारा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इन तीनों के लिए हमारे पास तीन इक्वेशन है, और इनका हम लोग जो यूज़ है वो हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस में। इसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल कैलाश करियर अकेडमी, और जल्द ही मिलते हैं।